Hello friends, hope you're doing good with your UPSC preparation. On and on, on and on. This lecture is the second part of languages and literature lecture. पहले पार्ट में हमने इंडियन माइथोलॉजी के बारे में देखा था और इंडियन लैंग्वेजेस को समझा था. अभी हम देखेंगे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, पुराण, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर एंड लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत. This lecture is presented to you by me, Priyadarshana Jain. So the part of the lecture will be in the ancient Indian literature. We'll see Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, the Puran, Sanskrit literature and Pali and Prakrit. तो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की सबसे पहले बात करेंगे. इंडियन लिटरेचर इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज़ इन द वर्ड लिटरेचर. मतलब जिस जिस चीज़ को हम लिटरेचर वर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एपिक स्टोरीज, लिरिक्स, ड्रामास, पोएट्री, नरेशन, साइंटिफिक प्रोज, ओरल पोएट्री, सॉन्ग्स, एवरीथिंग. जितनी भी चीज़ें दुनिया में साहित्य का हिस्सा है वो सारी चीज़ें एंशिएंट इंडिया में पाई जाती थी. वेदों के अंदर एक एक्सप्रेशन है, आई एम स्टैंडिंग इन वाटर बट आई एम वेरी थर्स्टी. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बताता है कि हम कैसे एक ओल्ड ट्रेडिशन और मॉडर्न ट्रेडिशन को साथ में लेके हमेशा चल रहे हैं. तो दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द वेदास. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं. और एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है उसमें सिर्फ रिलीजियस क्लासिक्स नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है. बियॉन्ड रिलीजन भी बहुत सारी चीज़ें उस लिटरेचर में आती हैं. और जैन नैरेटिव जो लिटरेचर है वो भी फुल ऑफ रियलिज्म है. तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कि इतनी ज़्यादा रियलिटी पोर्ट्रेट की गई है प्राकृत लैंग्वेज के अंदर. तो दिस इज़ द वे हम लोग अभी देखेंगे धीरे धीरे करके कि किस तरीके से भारतीय स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स को कैसे डिवाइड किया गया है. तो पहले तो हम वेदों को पढ़ते हैं, वेदास. तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. फिर हम स्मृतिस पढ़ते हैं. स्मृतिस का मतलब होता है कि लॉ से रिलेटेड कुछ वो होते हैं, बुक्स होती हैं, बुक्स जो कि लॉ की बात करती हैं, उन्हें स्मृति कहते हैं. दर्शन शास्त्र फिर होते हैं जिनमें फिलॉसफी की बात होती है. तो ऐसे 6 दर्शन शास्त्र हैं. फिर पुराण, तो पुराण के अंदर ही भागवतम उसका एक पार्ट है. तो विल सी इवेंचुअली कि ये सब क्या होते हैं. फिर इतिहास है, तो इतिहास में हम एपिक्स को पढ़ते हैं जैसे कि रामायण एंड महाभारत. फिर गीता है तो जो कि महाभारत का ही पार्ट है. देन वी विल सी किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है. फिर वेदों के अंदर उनके कुछ पार्ट हैं, वेदों के आर्म्स ऑफ वेदास जिन्हें कहते हैं, ऑर्गन्स, वेदांग. तो वेदांग कुछ है, मतलब वेदों के ऊपर कुछ कमेंट्री लिखी गई है. फिर उपवेद हैं, तो वेदों का फिर एक सबवेद बनाया गया, उसे उपवेद कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें इंडियन स्क्रिप्चर्स का पार्ट है. हम देखते हैं वेदास. द वेदास आर द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर इन इंडिया, हमें पता है. अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वेद जो हैं हमेशा से रिटन फॉर्म में नहीं रहे. पहले ओरली ट्रांसमिट होते थे, इनको बाद में लिखा गया. तो इसलिए काफ़ी सारा परसेप्शन मैटर करता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि कोई जनरेशन से जनरेशन पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो कोई इसको किसी एंगल से देखता है, कोई किसी एंगल से देखता है. और ये एक बड़ी चीज़ है कि इतना लिटरेरी वेल्थ जो कि इतना पुराना है उसको हमने इतना प्रिजर्व करके रखा है, और वो भी ऐसे समय का है जबकि राइटिंग के लिए कोई मटेरियल भी उपलब्ध नहीं थे. तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है इंडिया की. और वेद का लिटरल मतलब होता है नॉलेज. तो जहाँ से हमें नॉलेज मिलता है उसे हम वेद कहते हैं. हिंदू कल्चर में वेद को है इटर्नल और डिवाइन, मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती और जो कि एकदम पवित्र होती है, ऐसा माना गया है. वेद जो है वो उनके अंदर पोएट्री होती है हाई लिटरेरी वैल्यू की, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत कविताएं वेद के अंदर हमें मिलेंगी. माइथिकल इन नेचर एंड द लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, क्योंकि जैसा मैंने बताया ओरल ट्रांसमिशन पहले होता था, इसलिए हम उसकी लैंग्वेज को सिम्बॉलिक मानते हैं. और ऑब्वियसली मिथिकल होने की वजह से उनके मीनिंग्स मल्टीपल होते हैं. The meanings are matters of the perception, subject to perception. They treat the whole world as one human family, Vasudev Kutumbakam, the concept of universalism. ये है वेदों के अंदर, मतलब पूरी धरती हमारा परिवार है. It's just a concept of globalization. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एंशिएंट इंडियन इसमें ऐसे इस तरीके से पाया जाता था. आप ऐसे वगैरह लिखने में कहीं पर भी इस वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू राइट अबाउट समथिंग लाइक ग्लोबलाइजेशन. ईच वेद कंसिस्ट ऑफ ब्राह्मणास, उपनिषदास एंड आरण्यकास. तो ये वेदों के अंदर और डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं जो वेदों के अंदर इंक्लूड की गई. तो वो हैं ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक. तो ये क्या है अभी हम इनको देखेंगे. फिर 3 वेद जो थे वो पहले थे, अथर्ववेद जो है वो बाद में ऐड किया गया.
तो सबसे पहले ऋग्वेद देखते हैं। जैसा हमने देखा था, ऋग्वैदिक पीरियड जो होता है एंशंट इंडिया में, जब ऋग्वेद था उसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड इट इज़ 1028 हाइम्स इन वैदिक संस्कृत। तो यहाँ पर जो है हाइम्स का कलेक्शन है वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, और ये ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर है। क्या क्या बताती है हाइम्स, अपने भगवान की पूजा करने के लिए, उन्हें कुछ डेडिकेट करने के लिए एक्चुअली ये हाइम्स बनाई गई थी। लेकिन ये हाइम्स और दूसरा क्या क्या चीज़ें बताती हैं, तो नेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं। और जैसे कि वैदिक पीरियड के अंदर जो रिलीजन था वो वर्ल्डली एंड मटेरियलिस्टिक रिलीजन था। लोग यज्ञ करते थे, अपने फ़ायदे के लिए करते थे, तो इसलिए वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी की बात ऋग्वेद में हमको देखने को मिलेगी। और ऋग्वेद के अंदर जो ऋषि होते थे, मतलब जो लोग इनको बनाते थे और गाते थे, उन्हें हम ऋषि कहते हैं, सेंट्स। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम वहाँ से निकलते हैं, वशिष्ठ, गौतम, गृतसमद, वामदेव, विश्वामित्र एंड ऐत्री, इस तरीके से। फिर ये जो हाइम्स हैं ये क्या क्या बातें करती हैं, तो नेचर की, जैसे हमने देखा, प्रॉस्पेरिटी की बात है, सत्य, फिर ऑनेस्टी, फिर डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, पोलाइटनेस, कल्चर, ये सारी चीज़ें हमको इन हाइम्स के अंदर देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमें उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ऋग्वेद से पता चलती है। जैसे कि एक पुरुष सूक्त आता है ऋग्वेद के अंदर, तो वो डिस्क्राइब करता है आपको पूरी क्रिएशन को एक्सटेंडेड बाय डिवाइन फोर्सेस ऑफ नेचर एज ए यज्ञ। मतलब एक यज्ञ के थ्रू पूरी दुनिया का निर्माण होता है, ऐसा उसमें डिफाइन किया गया है। तो दिस इज समथिंग मार्वेलस इन इटसेल्फ। सेकंड जो वेद हैं वो यजुर्वेद होते हैं। यजुर का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, मतलब पूजा करना। तो दिस इज कंसर्न मोस्टली विद राइट्स एंड मंत्रास ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइसेस। तो जो यज्ञों के अंदर जो रिचुअल्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं यजुर्वेद के अंदर। तो डायरेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द यज्ञ, यज्ञ को कैसे करना है, कौन सा यज्ञ कौन कर सकता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी यजुर्वेद के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसको याद रखने का तरीका है, ये य है और यज्ञ भी य होता है, तो रिचुअल्स ऑफ यज्ञ ऐसा। बीइंग अ ट्रीटीज ऑन द रिचुअल्स, इट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द 4 वेदास। एंड यज्ञ जो है वो सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं है, इट ऑल्सो मीन्स क्रिएटिव रियलिटी, जो क्रिएशन के लिए काम में आता है। जैसे हमने यहाँ देखा, यज्ञ इज एक्सटेंडेड बाय द डिवाइन फोर्सेस ऑफ नेचर, तो उसको क्रिएशन का हिस्सा माना गया है। फिर इसके अंदर यजुर्वेद के भी 2 टाइप हैं, शुक्ल एंड कृष्ण यजुर्वेद, और इनके अंदर रिफ्लेक्स करता है सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया देन टाइम। फिर हम सामवेद को देखते हैं। सामवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक, जैसे म्यूजिक समा बांधता है, तो इसको अगर आप ऐसे देखें तो समावेद, तो समा करना मतलब समा बांध देना। तो मेलोडी और सॉन्ग्स यहाँ पर होते हैं, इसमें राग है, म्यूजिकल नोट्स है, फिर वर्सेस हैं। ऋग्वेद के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे उनकी राग यहाँ पे बताई गई हैं ऋग्वेद की हाइम्स की। तो सामवेद जो है प्रिस्क्राइब द ट्यून्स फॉर द रेसिटेशन ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद। दिस बुक इज एविडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो म्यूजिक कितना इवॉल्व था इंडिया का टाइम पे, ये हमको यहाँ से पता चलता है। फिर एक चौथा अथर्ववेद है जो कि बाद में ऐड किया गया, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। दिस डील्स विद द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड इज कंसर्न विद द डेली लाइफ ऑफ मैन। तो मैन की डेली लाइफ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कुछ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस दिया हुआ है। फिर वैल्यू एज इट रिप्रेजेंट्स द रिलीजियस आइडियाज ऑफ एन अर्ली पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन, और फैमिली, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ, इन सब का आपस में इंटरलिंकिंग किस तरीके से होता है वो हमको अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, वेदांग क्या होते हैं। वेदांग जो हैं वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें वेदांग कहते हैं, बिकॉज दे आर मेड टू लर्न द वेदा एंड दे आर द लिम्ब ऑफ वेदास। और दे सप्लीमेंट्स द वेदास, प्रोवाइड कि क्या क्या देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने फिगर दिखाया गया, मैट्रिक्स, ग्रामर, एटमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रिचुअल, फोनिक्स, फिनोटिक्स, ये सारी चीज़ें, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारी चीज़ें वेदांग के अंदर होती है। और ये एक अच्छा लिटरेचर ग्रो करता है इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के समकक्ष अराउंड। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रिसेप्ट्स इन द सूत्र स्टाइल, मतलब जिस तरीके से संस्कृत में श्लोक वगैरह होते हैं वैसे ही सूत्र स्टाइल के अंदर इसको लिखा गया था। अ प्रिसेप्ट वॉज कॉल्ड सूत्रा बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिविटी, इस तरीके से वो इंटरट्वाइंड होता है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पाणिनीज ग्रामर अष्टाध्यायी। तो जो पाणिनी की ग्रामर है जिसमें उन्होंने संस्कृत का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है कि इसको किस, वो भी एक वेदांग का एग्जाम्पल है। तो सारा संस्कृत लिटरेचर एक्चुअली वेदांग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राह्मणास एंड आर्णयकास, ये क्या होते हैं।
तो 4 वेद के बाद अ नंबर ऑफ वर्क्स कॉल्ड ब्राह्मणास वर डेवलप्ड. वैदिक रिचुअल इज प्रिजर्व्ड इन ब्राह्मणास. तो रिचुअल्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ब्राह्मणास बनाए गए. दिस बुक्स गेव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स and instructions and deal with the science of sacrifice and discussions on the meaning. ये important है कि वैदिक रिचुअल्स के मतलब क्या हैं उसके ऊपर डिस्कशंस, मतलब कुछ डिबेट्स टाइप की चीज़ें भी इस ब्राह्मणास के अंदर आपको मिलेंगी. द लेटर पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मणास वर कॉल्ड आरण्यकास. अब इनका भी आगे डेवलपमेंट हुआ तो उसको हमने आरण्यका कह दिया. मतलब पहले वेदों का एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणास में मिलेगा, फिर ब्राह्मणास का जो एक्सटेंशन है वो आरण्यकास में. और जो आरण्यका का फाइनल पार्ट होता है वो फिलॉसफिक किताबें होती हैं, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं. यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिबेट मिलेगी कि जो लोगों के मन में डाउट्स आते हैं वेदों से रिलेटेड वो फिर हमको उपनिषदों में देखने को मिलता है. दे प्रेजेंट सीक्रेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिचुअल्स, हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफिकल डिस्कशंस ऑफ द ब्राह्मणास. तो उसके अंदर जो फिलोसफिकल डिस्कशन होते हैं ब्राह्मणस के अंदर, उसका कंक्लूजन आपको आरण्यका में देखने को मिलेगा. और आरण्यक का जो कंक्लूजन है वो कल्मिनेट होता है उपनिषद में जाके. तो ये तीनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है कि पहले ब्राह्मण, फिर आपको सेकंड देखने को मिलेगा आरण्यका, और फिर तीसरा है उपनिषद. ऐसा ब्राह्मण से आरण्यका और आरण्यका से उपनिषद. द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द रिचुअलिस्टिक सिंबॉलिज्म ऑफ द ब्राह्मणास एंड फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ द उपनिषद. मतलब ब्राह्मण के अंदर रिचुअलिस्टिक सिंबॉलिज्म है, रिचुअल सारे बताए गए, उनके मीनिंग बताए गए. फिर फिलोसॉफिकल रीजंस उनके पीछे क्या है, उनमें डिबेट्स क्या है वो बताई गई उपनिषद में. और उसके बीच का जो ट्रांजिशन वाला फेज है वो आरण्यकास ने ले लिया. ऐसा फिर ईच ऑफ द 4 वेदास हैव देयर ओन ब्राह्मण बुक्स. ऑब्वियसली चूंकि उनके ऊपर ही लिखी हुई कमेंट्री है तो हर वेद की अपनी एक ब्राह्मण बुक होती है. इट इज़ थ्रू देम दैट वी गेट अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वेदों का, ब्राह्मणास का, एवरीथिंग. फिर यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए. ऋग्वेद के अंदर कौशितकी एंड ऐतरेय ब्राह्मणास है. तैतरीय ब्राह्मणास जो है वो कृष्ण यजुर्वेद में है. शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है. तांडव, पंचवीश और जामनिया जो है वो अथर्ववेद का है. तो इस तरीके से समटाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो हमें ये सारे चीज़ें पता होनी चाहिए. आरण्यकास डील विद सोल, बर्थ एंड डेथ ऑफ लाइफ बियॉन्ड इट. तो आरण्यका के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बर्थ एंड डेथ एंड लाइफ बियॉन्ड इट. ये इंसान के द्वारा पढ़ी जाती थी और पढ़ाई जाती थी वानप्रस्थ आश्रम वाली अवस्था में, मतलब जो वो जंगल वाली अवस्था में होते हैं, मुनि होते हैं उस समय. All these works were in Sanskrit. Initially they were handed down orally and were put to writing much later. तो वेदों से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, पहले ओरल था और फिर उसके बाद वो रिटर्न किया गया संस्कृत में. नेक्स्ट हम देखते हैं उपनिषदास. तो उपनिषद जो होते हैं उसका अर्थ होता है एक तो नियर बाय बैठना, मतलब सिट नियर बाय. तो जो शिष्य होते थे, देखिए आप इस फोटो में, वो अपने गुरु के नियर बाय बैठते थे और सीखते थे, तो इसी को उपनिषद कहते हैं. उपनिषद मार्क द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन थॉट एंड आर द फाइनल पार्ट्स ऑफ वेदास. वेद का सबसे आखिरी पार्ट जो है वो उपनिषद कहा जाता है. उपनिषद में चूंकि डिबेट्स होती हैं, कुछ फिलोसॉफिकल इश्यूज पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वो हमेशा वेदों के लास्ट में पढ़ाए जाते हैं. इसलिए उन्हें एंड ऑफ वेदास, मतलब वेदांत इसका एक नाम है, वेदांत भी उपनिषदों को कहा जाता है क्योंकि यहाँ से वेद खत्म हो जाते हैं. और वेदों के अंदर भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी तो वो उपनिषदों के अंदर डिस्कस की गई है, तो इसे हम कहते हैं वेदांत. Ved starts with the worship of manifest and that is obvious and then slowly transformed to the knowledge of immanifest. देखिए वेद की शुरुआत हमने करी है सबसे पहले, तो वो कहाँ से हुई है कि उसके अंदर हाइम्स वगैरह है ना, रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन जब उपनिषद आ जाएंगे तो वो बहुत साइंटिफिक और डिबेट्स में कन्वर्ट होता जाएगा. तो दिस इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन टिल द एंड. और उपनिषद के अंदर क्या है, तो 200 नोन काइंड ऑफ उपनिषद हैं और फिर उनमें 108 उपनिषद जो हैं वो उसकी लिस्ट है एक उपनिषद के अंदर, उसका नाम है मुक्तिका. दिस इज इंपॉर्टेंट. मुक्तिका नाम के उपनिषद में सबकी लिस्ट है. उपनिषद फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लिटरेरी लीगेसी. दे डील विद क्वेश्चंस लाइक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. अब देखिए जैसे मैंने बताया डिबेट्स है, तो डिबेट्स से मतलब क्वेश्चंस होंगे, तो किस चीज पॉइंट के किस किस चीज़ के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, लाइफ एंड डेथ का क्या मतलब है, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस होता है, और नेचर ऑफ नॉलेज है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिलीजन के ऊपर उठते हैं उन सब का जवाब हमको उपनिषदों में मिलता है. द अर्लीस्ट उपनिषदस आर बृहदरण्यक, ये नाम है, विच बिलोंग्स टू शुक्ल यजुर्वेद
एंड चंद योग विच बिलोंग्स टू सामवेद। तो जैसे कि ब्राह्मण हर वेद के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही उपनिषद भी वेदों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इतिहास किस तरीके से चलता है। तो इतिहास को दो एपिक के द्वारा हम पढ़ते हैं, एक है रामायण और दूसरे हैं महाभारत। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी है, इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ वाल्मीकि। और रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को भी आदि कवि कहा जाता है। रामायण जो है वो एक आइडियल सोसाइटी का पिक्चर प्रेजेंट करती है उस टाइम की। महाभारत जो है वो वेदव्यास ने लिखी थी, उसके अंदर कुछ 1 लाख के आसपास वर्सेस हैं, पहले इतनी नहीं थी, धीरे धीरे करके ये बन गई। और महाभारत का एक और नाम है सतशरी संहिता, सतशरी संहिता इसका नाम है। इट कंसेंस नरेटिव, डिस्क्रिप्ट एंड डिडैक्टिक मटेरियल रिलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। तो कौरव और पांडवा से जुड़ी हुई कहानियां, उनके नरेशन, उनके डिस्क्रिप्शन हमको महाभारत में मिलते हैं। और महाभारत के अंदर ही कंटेंट होती है भगवत गीता, जो कि कृष्ण रिसाइट करते हैं। और भगवत गीता में ही एक्सप्लेन्स टू द अर्जुन हिज ड्यूटीज एज ए वॉरियर, कि अर्जुन की ड्यूटी एक वॉरियर के फॉर्म में क्या है, एक प्रिंस के फॉर्म में क्या है, और फिर उसको वो इलेबोरेट करते हैं। दिस मेक्स गीता अ कंसाइज गाइड टू हिंदू फिलॉसफी एंड अ पैरोकियल सेल्फ कंटेंट गाइड टू लाइफ। तो जीवन कैसे जीना चाहिए और अलग अलग रोल में इंसान को किस तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए अच्छे से, वो सारा गीता के अंदर है, जो कि महाभारत में कंटेंट है। इन द मॉडर्न टाइम्स स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दे ऑल यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गीता इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि गीता बहुत प्रैक्टिकल है, उसमें पॉजिटिविटी है ह्यूमन एक्शंस की। और गीता इंसान के धर्म की बात करती है। धर्म का मतलब हमारे जो लाइफ के प्रति ड्यूटी होती है ना, तो धर्म का मतलब ड्यूटी है, तो वो धर्म की बात गीता के अंदर आती है। इसलिए गीता जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है हिंदुइज्म की। और ये जो दोनों एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण, इन दोनों के अंदर इथोस और साइक वो होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं लोगों के, कॉमन मैन के। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके सेंटर में क्या है, पीपल, नॉट ओनली इन ए गिवन टेम्पोरल फ्रेम बट हैव अ यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट। तो ये इसका डेमोक्रेसी से भी काफ़ी रिलेशन है, जैसे कि राम राज्य है तो उसे काफ़ी डेमोक्रेटिक माना गया है। द रामायण टेल्स अस अबाउट हाउ अ मैन कैन अचीव डिवाइननेस एज रामा अचीव्स डिविनिटी थ्रू राइटियस एक्शन। तो अच्छे काम करके जो है राम किस तरीके से देव तत्व को प्राप्त करते हैं, वैसे ही एक इंसान कर सकता है। इट इज़ द मेन मैसेज ऑफ रामायण। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट हाउ टू अचीव द 4-fold ऑब्जेक्टिव्स। हिंदू धर्म में व्यक्ति के ये 4 ऑब्जेक्टिव, जो 4 लक्ष्य बताए गए हैं जीवन के, द गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। तो उसमें एक होता है पुरुषार्थ, का मतलब होता है हार्डवर्क करना, फिर धर्म मतलब ड्यूटी को निभाना, अर्थ मतलब वर्ल्डली चीज़ों को अटेन करना, और काम फिर डिज़ायर्स को पूरा करना, एंड मोक्ष अल्टीमेटली लिबरेट हो जाना। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पूरे होते हैं। तो इनको पूरा होने का जो टारगेट है वो रामायण के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो और चीज़ें हम देखते हैं रामायण के अंदर कितनी वर्सेस हैं, तो 24,000 के आसपास रामायण में वर्सेस हैं। तो रामायण जो है वो 7 भागों में डिवाइडेड है, जिन्हें कांड कहते हैं, और ये सब पोएट्रिक फॉर्म में है सारा सब कुछ। और दोनों जो एपिक हैं वो कंटिन्यूसली नैरेटिव्स फॉर्म में हैं और वॉर के साथ डील करते हैं। जैसे कि रामायण है तो उसमें डेमोन किंग रावण के साथ वॉर होता है राम का, और रावण उनकी वाइफ को चुरा के ले जाता है और अपना कैप्टिव बना लेता है। और फिर लंका के अंदर राम और रावण की लड़ाई होती है। वो अपने एक डिप्लोमेट को भेजते हैं, हनुमान को, सीता को रेस्क्यू करने के लिए। और फिर उनकी जो जीत है रावण के ऊपर, उसे बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, तो सेल्फ बिटवीन वाइस एंड वर्च्यू, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही मैसेज आपको सेम ऑलमोस्ट रामायण महाभारत में देखने को मिलता है। और इसके अंदर ह्यूमन बींग्स की फाइट है, वहाँ पे एक वानर का इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पे ह्यूमन बींग की फाइट है, पांडव एंड कौरव है, एक फैमिली के 2 लोग हैं जो सक्सेशन टू द थ्रोन के लिए लड़ाई करते हैं। और जैसा हमें पता है पांडव जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं कृष्ण के द्वारा। और कृष्ण जो है फिर चूंकि अर्जुन बहुत रिलेक्टेंट होता है, ही फील्स कि मतलब ये जो है हम गलत कर रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए कृष्ण पूरी भागवत गीता वहाँ पर रिसाइट करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे हमको कभी कभी झूठ का भी सहारा ले लेना पड़ता है, क्योंकि हमें धर्म की रक्षा करनी है। तो क्या क्या चीज़ें जस्टिफाइड हैं धर्म की रक्षा में, वो सब चीज़ें उन्होंने महाभारत के अंदर गीता के थ्रू बताई है। और यही हमको हमेशा से मैसेज देता आया है। तो दिस इज़ द वे कि मॉडर्न टाइम में भी इसकी इतनी रिलेवेंस हमें देखने को मिलती है।
और फिर उसके बाद है दिस टू एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया आर प्रैक्टिकली ट्रांसक्रिएटेड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। दिस इज अ फैक्ट। हर लैंग्वेज ने ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिएशन मतलब अपने तरीके से फिर इंटरप्रेट किया है। इनके बहुत वर्जन्स हैं, तो ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाता है, पर ये परसेप्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इतिहास और कोई भी वो हो, आपका लिटरेचर हो, हमेशा सब्जेक्ट टू परसेप्शन ही होता है। तो इसलिए इनके बहुत सारे वर्जन्स हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। दिस वॉज दी ऑल अबाउट एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। नाउ वी विल सी पुराणास। तो पुराण क्या होते हैं? द पुराणास ऑक्यूपाई यूनिक पोजिशन इन द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ हिंदूज। दे आर रिगार्डेड नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस ओनली टू द वेदास एंड द एपिक्स। तो ये जो वेद थे, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें थी, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, ये सब वेद के ही अंदर, वेद के पार्ट थे। और एपिक्स हमने देखे महाभारत, रामायण। इनके बाद तीसरी चीज़ अगर कोई आती है तो वो पुराण होते हैं। तो पुराण क्या होते हैं? They were written to illustrate and expound the truth of Vedas. वेदों के जो सत्य हैं उनको और ज़्यादा डिटेल में लिखने के लिए पुराण लिखे गए। The fundamental abstruse philosophical religious truth are expounded through legend और mythological stories. इनके अंदर मेनली कहानियाँ होती हैं, तो कहानियों के थ्रू मैसेजेस पास करने की जो आर्ट है, ये एक बेसिकली फोक इंडियन आर्ट है। जो भारत ट्राइब है, जो महाभारत में बताई गई है, वो भारत ट्राइब इनका यूज़ करती थी, और इससे कंटिन्यू करते गए हम हमेशा। इंडिया में फोक स्टोरीज, फोकलोर का काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है। तो पुराणों के अंदर जो स्टोरीज आती हैं उनके थ्रू बताया जाता है कि कैसे लाइफ के डिफरेंट चीज़ें होती है और वेदों में क्या लिखा गया है। तो ऐसे 18 पुराण हैं टोटल, 18 पुराण हैं नंबर में। फिर उनके उप पुराण भी हैं। तो पुराणों के कुछ नाम है: ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एंड ऑल दिस। तो ये जो है, इट वॉज देयर ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड एज ए फार बैक एज अ टाइम व्हेन बुद्धिज्म वॉज गेनिंग इंपॉर्टेंस। जिस टाइम पे बुद्धिज्म हो रहा था, इसीलिए ये लिखे गए इतना एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि हिंदुइज्म को कैसे फिर कन्फाइंड रखा जाए, बिकॉज बुद्धिज्म का स्प्रेड इतना ज़्यादा हो गया था कि ब्राह्मण्स वर लिटरली स्कैर्ड। तो उन्हें अपना जो स्कैर था उसको कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए फिर ये पुराणास का निर्माण किया, ताकि लोग कहानियों के द्वारा हिंदू धर्म के बेसिक सिद्धांतों को समझ सकें। Puranas are mythological work which propagate religious spiritual messages through parables and fables. जैसे मैंने बताया कि कहानियों के थ्रू, स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू वो अपना मैसेज पास करते हैं। They have a potent influence in the development of religious lives of the people. Puranas contain important geographical information, histories, and deal with the mysteries of creation, recreation, and dynastic genealogies. और इसके अंदर जैसे कुछ ऐसे हैं कि एक महापुराण जिसे कहते हैं, मतलब जो बेसिक पुराण होते हैं, उनमें 4-5 कुछ चीज़ें होती हैं जो कि होना ज़रूरी है। उसे कहते हैं सर्ग, मतलब यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में। फिर प्रतिसर्ग, मतलब उसका रिक्रिएशन कैसे होता है, डिस्ट्रॉय कैसे होता है, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर मानवंत्र, द डिफरेंट एराज ऑफ कॉस्मिक साइकिल, किस तरीके से अलग अलग साइकिल्स में अलग अलग एपिक और पीरियड आते हैं, वो सब। फिर सूर्यवंश एंड चंद्रवंश, द हिस्ट्रीज ऑफ द सोलर एंड लूनर डायनास्टीज ऑफ गॉड एंड सेजेस। और दूसरा है वाम वंशानुचरित्र, द जेनोलॉजीज ऑफ किंग। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनके अंदर होना ज़रूरी होती है हर पुराण में। फिर हम देखते हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर कैसे है। तो द ग्रेट एपिक्स रामायण एंड महाभारता एंड पुराणास आर द पार्ट ऑफ क्लासिक पीरियड। तो रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब क्लासिकल पीरियड के पार्ट है। इसके पहले जो वेद थे वो सारा हम कहते हैं वैदिक पीरियड का पार्ट है। तो वैदिक के बाद में जो पीरियड होता है उसे हम क्लासिकल पीरियड कहते हैं। तो ये क्लासिकल पीरियड के अंदर क्या क्या लिखा जाता था? तो संस्कृत के एपिक, पोएट्री, काव्य, नाटक, ड्रामा और काफ़ी सारा अदर लिटरेचर यहाँ पे डेवलप्ड होता है। फिर पाणिनि ने जो ग्रामर लिखी उसके द्वारा, उन रिजिड रूल्स के द्वारा संस्कृत जो है वो रेगुलेट होती है। तो जब भी हम संस्कृत लिटरेचर की बात करेंगे तो वी हैव टू टॉक अबाउट सबसे फर्स्ट कालिदास। कालिदास जो हैं संस्कृत के सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट फिगर हैं संस्कृत लिखने के, एंड ही रोट द ग्रेट एपिक्स। उनका एक एपिक है कुमार संभव एंड रघुवंश। तो ये 2 उनके बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं। और फिर उन्होंने जो है स्किल इज एग्जिबिटेड इन द पोएम्स। कौन कौन सी? मेघदूत इंपॉर्टेंट है ये, मेघदूत, ऋतुसंभर, एंड उनका प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ज़्यादातर जो प्ले होते थे वो पोएट्री के ही फॉर्म में होते थे। तो पोएट्री और प्ले का एक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा कालिदास की राइटिंग में। विक्रम वर्षोही और मालवी का गनिमित्रम, ये सारे जो एपिक्स हैं ये कालिदास ने ही लिखे हैं। फिर एक और पोएट है भारवी जो 550 AD में हुए, आफ्टर जस्ट कालिदास। तो इन्हें कीर्तार्जुनियम एक चीज़ लिखी। फिर एक लिखा माघ, फिर शिशुपाल वध के बारे में लिखा।
तो ये सारी चीज़ें भारवी ने लिखी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और भी पोएट इस पीरियड के श्रीहर्ष भट्टी, ये सारे लोग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ द काव्य और इवन नाटक क्या होता है। तो उनका मेन पर्पस होता था टू ऑफर द रीडर और स्पेक्टेटर डाइवर्जन और इंटरटेनमेंट, लोकरंजन, मतलब लोगों को मनोरंजन देने का काम मेन इंपॉर्टेंट काम था, और उसके थ्रू वो लाइफ के मैसेजेस देते थे, इल्यूमिनेट हिज विजन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मनोरंजन के थ्रू लाइफ के मैसेजेस देना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था। और ड्रामा जो होते थे वो स्टाइलाइज्ड होते थे बहुत ज़्यादा, पैक्ड विद पोएट्री, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, ऐसे नहीं है कि मोनोटोनस डायलॉग्स होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको कालिदास के ड्रामा में, बहुत संगीतमय लद्ध में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। The symbolism of Sanskrit drama reveals that man's journey is complete when he moves from attachment to non-attachment, क्योंकि वो इस तरीके से दिखाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ अ रिलीजियस सेक्ट, बट वो धीरे धीरे उसको आपकी रियल लाइफ पे ले आते हैं। तो अटैचमेंट से नॉन अटैचमेंट की जर्नी उसके अंदर वो लोग दिखा देते हैं। द रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, द थिएटर हॉल, एक्टिंग, गेस्चर रास, स्टेज डायरेक्शन, ये सारे एक बुक है नाट्यशास्त्र जो मुनि भारत ने लिखी है, भारत मुनि ने 1st सेंचुरी में। तो उसके अंदर ये सारे किस तरीके से परफॉर्म किए जाने चाहिए और इनके क्या क्या रूल्स हैं वो सारे उसके अंदर नोटेड हैं। कालिदास इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ड्रामाटिस्ट, और कालिदास के 3 इंपॉर्टेंट प्ले हैं, मालविका अग्निमित्र, विक्रमवर्षीय एंड अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रम और उर्वशी के बारे में, मालविका और अग्निमित्र, एंड दे आर अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। फिर एक विशाख दत्त हुए हैं, विशाख दत्त का बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है मुद्र राक्षस एंड देवचंद्रगुप्त। फिर मृचकतिका, मृचकतिका इज अ वेरी वेरी फेमस प्ले रिटन बाय शूद्रक, प्रेजेंट्स अ रिमार्केबल सोशल ड्रामा, एक सोशल ड्रामा है, उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को बताता है। टचेस द ग्रीम रियलिटी, द कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ऑल द स्टेट ऑफ द सोसाइटी विच इंक्लूड्स थीव्स, गैम्बलर्स, इसमें कास्ट के सारे आपको एंगल देखने को मिलते हैं मृचकतिका में। फिर नेक्स्ट है एक पोएट हुए हैं भास, तो उन्होंने कुछ 13 प्लेज लिखे हैं। उसका मोस्ट पॉपुलर प्ले है स्वप्नवश दत्त, स्वप्नवश दत्त इन्होंने लिखा, एंड इट्स वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्ले टू नो द लाइफ ऑफ द देन पीपल इन ड्यूरिंग दैट पीरियड। फिर सेकंड आता है भावभूति, भावभूति 700 AD में हुए, ये भी एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। इनका एक बड़ा सुंदर सा प्ले है उत्तर राम चरितम, मतलब द लेटर लाइफ ऑफ रामा, राम की बात की ज़िंदगी को बताने के लिए लिखा गया है। ये भी बड़ा खूबसूरत है अपने आप में और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन इंपॉर्टेंट। डिवीजन बिटवीन आर्ट एंड रिलीजन इन इंडियन कल्चर सीम्स टू बी लेस शार्प देन इन यूरोप एंड चाइना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ आर्ट और रिलीजन जो है वो इंटरट्वाइंड रहे हैं इस पूरे पीरियड में, यहाँ तक कि आज भी ये इंटरट्वाइंड ही होते हैं, जबकि यूरोप और चाइना में अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे आर्ट की। कालिदास के नैरेटिव के अंदर जैसे कि मेघदूत है तो एक बादल है जो 2 लवर्स की स्टोरी बताता है, तो अपने आप में बहुत क्रिएटिव आर्ट को प्रेजेंट किया गया है। और जयदेव एक पोएट हुए, उन्होंने गीत गोविंद लिखा, द सॉन्ग ऑफ गोविंदा। देन पंचतंत्र की स्टोरीज हैं विष्णु शर्मा की लिखी हुई, फिर हितोपदेश लिखा गया नारायण पंडित द्वारा। तो ये सारे जो हैं उस टाइम के मैग्निफिशेंट वर्क हैं संस्कृत लिटरेचर के। और द पॉपुलर फेबल्स आर ऑब्वियसली अ रीटेलिंग ऑफ फोकलोर, कुछ फोकलोर्स हैं उनका ही किसी न किसी फॉर्म में रीटेलिंग इन सारी चीज़ों के अंदर किया गया है। अब पाली और प्राकृत के लिटरेचर कैसे होते हैं, तो पाली जो है वो लैंग्वेज बुद्ध ने यूज़ की थी, ये दोनों कॉमन मैन की लैंग्वेज होती थी इसलिए उन्होंने ये यूज़ की थी। तो पाली बुद्ध ने यूज़ की और प्राकृत जो है वो महावीर ने यूज़ की। तो दीज आर द स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ इंडियंस आफ्टर द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में संस्कृत पे काफ़ी इम्फेसाइज किया जाता था, उसके बाद संस्कृत डिफिकल्ट लगती थी लोगों को, तो लोग जो हैं कॉमन मैन जो हैं ट्राइब्स स्पेशली वो पाली और प्राकृत की तरफ मूव होने लगे। Prakrit in the widest sense of term was indicative of any language that in any manner deviated from the standard one, मतलब ये एक्चुअली संस्कृत के ही अपभ्रंश हैं। तो पाली इज आर्काइक प्राकृत, जब प्राकृत को आर्काइक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो वो पाली बन जाएगी। इनफैक्ट पाली इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डायलेक्ट्स, दीज वर अडॉप्टेड बाय बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्ट्स इन एंशिएंट इंडिया एज देयर सेक्रेड लैंग्वेजेस। तो बुद्ध जो थे वो पाली के अंदर अपने सरमोन्स देते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीपिटका, ये एक लिटरेचर है, 3 तरह के बास्केट इसमें बताए गए हैं। मतलब इसमें पहला है विनय पिटका, फिर है इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है रूल्स होते हैं, पिटका मतलब रूल्स होता है, तो रूल्स होते हैं। तो एक ये विनय पिटका, दूसरा है सुत्त पिटका और तीसरा है अभिदानम अभिदम्म पिटका। ये तीनों जो हैं ये पाली में लिखे गए हैं।
और फिर इसके बाद जाटक स्टोरीज, मतलब बुद्ध और बुद्ध के आने वाले जन्मों से रिलेटेड स्टोरी, पुराने जन्मों की स्टोरीज, उन सबको जाटक कहानियाँ कहा जाता है। तो जाटक स्टोरीज भी पाली में लिखी जाती हैं और उसके अंदर बोधिसत्वों की बात की जाती है। बोधिसत्व मतलब जो बुद्ध अब अवतार लेंगे गौतम बुद्ध का, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। एज द जाटकास टेल्स ग्रू इन बल्क, दे assimilated पॉपुलर टेल्स, एंशिएंट माइथोलॉजी, स्टोरीज फ्रॉम ओल्डर रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, सब कुछ जाटका स्टोरीज के अंदर एसिमिलेट हो जाता है। Buddhism literature is abundantly available in Sanskrit also, which includes great epic बुद्ध चरित्र by अश्वघोष। अश्वघोष ने भगवान बुद्ध के ऊपर उनका चरित्र लिखा है, जिसे कि संस्कृत में लिखा गया है। तो बुद्ध जो लिटरेचर है, इट इज़ नॉट ओनली इन पाली, ऑल्सो इन संस्कृत। ऐसा ही जैन लिटरेचर भी है, प्राकृत में भी है और इसमें भी है, संस्कृत में भी है। और जो अश्वघोष है, उन्होंने एक और बहुत सुंदर सा पोएट एपिक लिखा है, सौंदरानंद। ये भी एक उनका सांस्कृतिक पोएट्री है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अभी जो बुद्धिस्ट स्टोरीज है उनकी तरह जैन टेल्स जो हैं वो भी डिडैक्टिकली लिखी गई प्राकृत में। दे आर रिटन इन सम फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। तो प्राकृत के काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनमें वो लिखी गई थी। द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट जी एंड सिग्निफाइज द रिलीजन ऑफ दोज हु हैव कॉन्क्वर्ड द लस्ट फॉर लाइफ। तो जो जिन होते हैं वो होते हैं जो लाइफ की डिज़ायर्स को विन कर जाते हैं, तो इसलिए उन्हें जिन कहा जाता है। द जैन कैनोनिकल लिटरेचर बाय जैन सेंट्स, द नंबर ऑफ लेक्सिकोग्राफी, जैसे कि एक हेमचंद्राचार्य हुए, तो जैसे पाणिनि ने संस्कृत को ग्रामर दी, ऐसे ही हेमचंद्राचार्य ने एक दूसरी ग्रामर दी है संस्कृत को 1088 AD में, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस वर्क ऑफ हिम। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गथस्थपति, इसके अंदर आपको वर्सेस मिलेगी। ये हल करके एक पोएट है, उन्होंने लिखी है। ये इरोटिक लिटरेचर का एग्जाम्पल है, प्राकृत में लिखा गया है। फिर आपको कथा लिटरेचर है प्राकृत का, जो कि रिटर्न है कॉन्स्पिक्यूस रिलीजियस ओवरटोन के अंदर, इवन बाय जेंट्स एंड सेल फुल ऑफ इरोटिक एलिमेंट्स, और इनमें भी इरोटिक एलिमेंट्स ही देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली ये कहता है कि इट्स ईजी टू टीच रिलीजन क्लोक्ड बाय इरोटिक एपिसोड्स लाइक शुगर कोटेड मेडिसिन्स। तो जैसे आप लोगों को अगर कड़वा बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो यू हैव टू कोट द मेडिसिन इन शुगर। तो ऐसा कॉन्सेप्ट इन सारी स्टोरीज में देखने को मिलता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्क है वसुदेव हिंदी, ये भी प्राकृत जैन वर्क है। जैन लिटरेचर इज अवेलेबल इन संस्कृत ऑल्सो। उपमितिभा प्रपंच कथा ऑफ सिद्ध ऋषि, ये एक जैन लिटरेचर है, ये संस्कृत में अवेलेबल है। जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत एंड वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th century AD इन वल्लभी गुजरात, वहाँ पे उनका सारा कंपाइलेशन होता है। द इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो अंग, उपांग, प्राकृण, देन चैदाब, सूत्रास, मालसूत्रास, ये सारे जो चीज़ें हैं ये जैन लिटरेचर का पार्ट है। दिस वर्क कंटेन many passages which help to reconstruct the political history of ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जैसे कि हमें पता है लेटर जैनिज्म का पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है, तो वहाँ की स्टोरीज हमें इस टाइम की के अंदर देखने को मिलती है, जो कि प्राकृत का सारा लिटरेचर अवेलेबल है उसके थ्रू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, किस तरीके से डेवलप हुआ, किस किस चीज़ के क्या क्या मीनिंग होते हैं, किस में क्या क्या पाया जाता है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर कोई इवोल्यूशनरी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you friends for watching this lecture series. Hope you enjoyed this. Please comment and share. Thank you very much.